तो चलिए अब रुख बुलेटिन की ओर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख करते दिल्ली एम्स पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात हुई है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जवानों का हालचाल भी जाना है, घायल जवानों के प्रति संवेदना भी जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर घायल जवानों के प्रति संवेदना जताई है। एम्स गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दिल्ली में, जहां पर वो घायल जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ घायल जवानों के प्रति अपनी जो संवेदना है वो जताई है। नक्सली मुठभेड़ में ये जवान घायल हुए थे और इन्हीं घायल जवानों के प्रति संवेदना जताते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। लखनऊ में लोक भवन में जहां योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई दी गई, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कैबिनेट ने सेना और सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। वो उत्तर प्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली। साथ ही अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकायांश को घटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई और अमृत योजना 1 में 7 निकायों में 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं साथ ही दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई और मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पंचायत उत्सव भवन नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 10 प्रस्ताव पास हुए और उसके अतिरिक्त एक ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष रूप से एक प्रस्ताव पास किया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसके सफल क्रियान्वयन के लिए जो प्रस्ताव मंत्री परिषद के समक्ष पारित हुआ, सबसे पहला वो ऑपरेशन सिंदूर पर है। उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे दें। ये विषय है ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारतीय सेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद एवं जनता की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है। मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए उनका हृदय से अभिनंदन करती है। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ये ऑपरेशन हमारी शक्ति एवं एकात्मता तथा देश की रक्षा करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। आज मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जितने हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और जितने राज्य मंत्री हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सभी लोगों की मौजूदगी में ये प्रस्ताव आज सबसे पहले नंबर पर मंत्रिपरिषद ने पास किया। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अब मैं पहले आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विषय पर आप सामने बात रखें। आदरणीय श्री शाही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण की वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सीड पार्क स्थापना करने का निर्णय किया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क होगा और ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये सीड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर 165 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारी खेती का काम होता है, फसल आच्छादन है, और दोनों फसलों को मिलाकर किया जाए तो 270 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती होती है, जिसके लिए 70 लाख कुंटल यानी 7 लाख मेट्रिक टन बीज की आवश्यकता पड़ती है। राज्य अभी 46 लाख कुंटल ही बीज पैदा कर पाता है और शेष बीज जो है वो पड़ोसी राज्यों से आता है।
हमारे राज्य के भीतर बीज का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और साथ साथ में एक उन्नतशील बीज उनको प्रसंस्कृत करके दिया जाए। इस नाते से ये सीड पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय हम लोगों ने किया है कि राज्य के 5 क्लाइमेटिक जोन, प्रदेश के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, कृषि के 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से 5 क्लाइमेटिक जोन के भीतर पार्क लगाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से ये पार्क बनेगा। पहला पार्क के बारे में आज निर्णय हुआ है जो लखनऊ के अटारी फार्म के भीतर वो स्थापित किया जाएगा और उसमें 130.63 एकड़ के भीतर वो स्थापित की जाएगी, जिसके ऊपर 251 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय आना संभावित है। इससे सीड पार्क की स्थापना से जो अन्य राज्यों के ऊपर हमारी बीज की निर्भरता है, वो निर्भरता हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी हम बीज निर्यात कर सकेंगे और साथ साथ में जो हमारा सीड का कारोबार राज्य के भीतर है, वो सीड का कारोबार लगभग 6500 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ रुपए के बीच का है। तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए के बीज जो है वो बाहर के राज्यों से आते हैं। हाईब्रिड सीड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनता, तो इस सीड पार्क के बनने से हाईब्रिड सीड का उत्पादन भी हो सकेगा और जो 3000 करोड़ रुपए का से लेकर के 3500 करोड़ रुपए का अन्य राज्यों से जो सीड आती है वो हमारे राज्य के भीतर वो निर्मित की जा सकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापक फायदा होगा। और इससे यदि सीड का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है तो लगभग 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ता है। इस सीड पार्क के बन जाने से राज्य का जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना के करीब बढ़ाई जा सकेगी। इस नाते योगी जी की सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम आगे के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मध्य जोन में, फिर तराई जोन के भीतर और बुंदेलखंड में, इस मध्य जोन के भीतर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। इस प्रकार से 5 सेक्टर के भीतर और हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास जहाँ पर जमीन है उन विश्वविद्यालयों के भीतर और या जो हमारे पास सीड के फार्म हैं बड़े, वहाँ पर हम इस सीड पार्क को स्थापित करेंगे और इसका ये 30 साल के लिए सीड उत्पादक कंपनियों को ये लीज के रूप में दी जाएगी। उसको 90 वर्ष तक की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज उन्नाव के दौरे पर रही, जहां सांसद साक्षी महाराज और विधायक पंकज गुप्ता समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल करीब 2.25 घंटे शहर में रही। वही साथ ही इस दौरान उन्होंने निराला प्रेक्षागृह में आयोजित बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को पोषण किट वितरित किए गए और साथ ही साथ योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। दौरे के अंत में राज्यपाल पुलिस लाइन हॉल में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव अमेठी के जगदीशपुर पहुंचे, जहां वे एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। अखिलेश यादव का हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वो इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के मामले पर भी अपना बयान दिया है। वही साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का जो चाल चरित्र है न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हो चुका। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पहले कार्रवाई होती तो ऐसे बयान नहीं दिए जाते। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल
उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वहीं कन्नौज के बंदगांव मिल्क प्लांट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने 1 महीने से बंद प्लांट को चालू कराने के लिए राज्यपाल से मांग की है। बताते चले कि तकरीबन 3 साल से काऊ मिल्क प्लांट बंद है। ऐसे में सपाइयों का कहना है कि 1 महीने में मिल्क प्लांट चालू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना बिल्कुल सही है। कर्मचारी ही नहीं, यहाँ पर लाखों लीटर दूध, जब ये प्लांट चालू हुआ था तो पूरे आसपास क्षेत्र के जनपद के तमाम पिड़वा तहसील के लोगों ने यहाँ पर दूध देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सरकार से मांग की। विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, अनिल पाल जी, यश दोहरे जी, कल्याण सिंह जी, हम लोग कई बार जिलाधिकारी से मिले। किसानों का भुगतान, कर्मचारियों के भुगतान के लिए हम लोगों ने मांग की, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार। वह इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर की ओर रुख कर दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर गोलियों की बरसात हुई। मेट्रो स्टेशन के पास 10 राउंड फायरिंग की गई है, जिससे हड़कंप मच गया। हमलावरों ने जहां स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति पर वार किया है, गंभीर रूप से घायल स्कॉर्पियो सवार। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फायरिंग की गई है। गंभीर रूप से स्कॉर्पियो सवार जो था वो घायल हो गया, क्योंकि उसी पर हमला किया गया था और उसके बाद फिर पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि छानबीन कर रही है। तो ये जो पूरा मामला है वो दरअसल दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां पर ताबड़तोड़ 10 फायरिंग की गई। जो फायरिंग जो थी वो एक स्कॉर्पियो सवार पर किया जा रहा था। हालांकि इस पूरी घटना में स्कॉर्पियो सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा। वही गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा एसीपी 3 सेंट्रल नोएडा बीएस वीर कुमार के साथ मौजूद रहा। वही साथ ही निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे जो वाहन है उनको बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर फतेहपुर के हथगांव कस्बे से है, जहां पर हड़कंप मच गया जब अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताते हैं चले कि सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया। हसरत मुहानी मुस्लिम विद्यालय पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई खागा एसडीएम के आदेश पर की गई। इस दौरान वहां पर भारी पुलिस बल मौजूद रहे। हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र के संडीला बागरमऊ मार्ग पर ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ऑटो पलट गया, जिसमें दबकर ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई। संडीला बागरमऊ मार्ग पर जहां बड़ी संख्या में ऑटो चलते हैं और इसी तरह का एक जो ऑटो है वो बृहस्पतिवार को 9 सवारियां लेकर के संडीला की तरफ जा रहा था। हरदलमऊ गांव के पास ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो में सवार 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस जांच की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब खबर यूपी के बलिया में दोखटी थाना क्षेत्र से है, जहां 23 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इससे नाराज परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर बच्ची को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद दोखटी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वही साथ ही परिजनों ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हम विनोद कुमार मौर्य, ग्राम रामनगर, थाना डोकटी के निवासी, जो मेरी बहन को कुछ गांव के ही लोग उसको बहला फुसला कर लेकर चले गए हैं, जो अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनके ऊपर। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस आकर गुहार लगाया, जिससे एसपी सर ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई पूरी करें। कब का ये घटना है? ये घटना
20/4/2025 को रात में हुआ था। 3 बजे अपहरण हुआ है। क्या कह रहे हैं पुलिस? बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 1 महीना हो गया, 1 महीने होने वाला है। क्या आप क्या चाहते हैं? हमें बस अपनी बहन को घर लाना है। ठीक। कीमत लगभग होगी 1 लाख रुपए के आसपास। वहीं कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजदपुर इलाके में स्थित एक टेनरी में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग टेनरी के रंगाई विभाग में लगी, जिसे देखते हुए पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुएं और लपटों के आसपास के जो इलाके हैं उससे हड़कंप मच गया। टेनरी कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, वहीं फायर ब्रिगेड की टीमों को भी तत्काल मौके पर बुलाया गया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि किसी जनहानि की अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन साथ ही साथ आग से भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही। प्रशासन और पुलिस हालत की निगरानी कर रहा। कन्नौज के गुरसहाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित सरकारी अस्पताल की कैंटीन में चोरों का निशाना बनाया गया है, जहां पर चोरों ने गेट का ताला तोड़कर हजारों कीमत का जो राशन था और कैश चुरा ले गए। वही चोरों ने फ्रिज में रखे हुए पूरा राशन तक नहीं छोड़ा। वही जब सुबह सुबह कैंटीन संचालक कैंटीन पहुंची तो कैंटीन का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। आपका रमाकांति कहाँ रहती है? लाड़पुर। क्या हो गया? रात में चोरी हो गई थी। मैं 8 बजे यहाँ से चली गई खाना बना के ताला लगा के, और रात में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। खाने का पूरा सामान रखा था, दाल चावल रखे थे और पूरा सामान मुझे मालूम नहीं, और पूरा उठा लिया था। और पैसे पड़े थे, फ्रिज की किस्त थी 2000 रुपये और उसमें 700 रुपये और पड़े थे। और पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं कितने थे, हमने गिने भी नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि ये हादसा हमारे साथ होगा। और हमारा पूरा सामान सब उठा लिया। हमें मुझे मालूम नहीं, मैं रो रही हूँ। मेरी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। डॉक्टर साहब से कहा है तो डॉक्टर साहब को खाना देते थे, तो वो भी कहते कि FIR करो। वही औरैया के सदर कोतवाली में जहां अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए युवक